हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट समझते चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट क्या होती है? जिस दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है उसे बैंक दर कहते हैं। यानी कि आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को ऋण देगा वही क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में आया, 1934 में। एंड आरबीआई की स्टेबलाइजेशन हुई थी 1935 में, 1935 में आई थी। और आरबीआई से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, वो ये है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1945 में। चलिए, आप बैंकों से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो फर्स्ट बैंकों की विलय नीति आई थी वो कब आई थी? वो आई थी आपकी 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 69 में इसमें 14 बैंक्स का विलय हुआ था। सेकेंड टाइम फिर दोबारा से विलय नीति आई थी बैंकों की, वो आई थी 15 अप्रैल 1980 को, 15 अप्रैल 1980 को आई थी। और इसमें कुल मिलाकर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेशनलाइजेशन कितनी बैंकों का हुआ था? 6 बैंक का हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट समझिए, बैंक रेट हमने अभी बताया कि आरबीआई जिस रेट पर व्यापारिक बैंकों को ऋण देगा वही क्या कहलाता है? बैंक रेट कहलाता है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है आरबीआई किसी व्यापारिक बैंक को जिस रेट पर देगा थोड़े समय के लिए वो कहलाता है रेपो रेट। लेकिन यहीं पर एक रिवर्स रेपो रेट का पॉइंट और समझिए। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि व्यापारिक बैंक से आरबीआई ऋण को लेता है जिस दर से, उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब समझिए सीआरआर क्या होता है? सीआरआर वह होता है जैसे व्यापारिक बैंक अपना कुल धन का एक हिस्सा आरबीआई के पास जमा रखे, उसे क्या बोलते हैं? सीआरआर। क्या बोलते हैं? सीआरआर बोलते हैं। यानी कि कोई भी बैंक अपने कुल हिस्से का एक हिस्सा आरबीआई में जमा करके रखेगी, ये अनिवार्य है। इस रेट इसको क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। ऐसे ही एसएलआर समझिए। एसएलआर क्या होता है? एसएलआर का मीन्स है कि कोई बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का निश्चित अमाउंट अपने पास रखेगी, गोल्ड चाहे नगद कुछ भी रखे, उसे क्या कहा जाएगा? एसएलआर कहा जाएगा। ये बैंकों से रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है, वो है नरसिम्हन समिति किससे रिलेटेड है? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो ये बैंकों से है। रिफॉर्म ऑफ बैंक्स यानी कि बैंक सुधार से संबंधित है। किसका? नरसिम्हन समिति का। अगला क्वेश्चन समझिए, हॉट मुद्रा क्या होता है? हॉट मनी क्या है? दरअसल हॉट मनी होती है जो जल्दी से बदल जाए, यानी कि जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो, उसे क्या कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है। जैसे यूरो, डॉलर इत्यादि लाभ के आधार पर तुरंत ये बदल जाए, वो क्या कहलाती है? हॉट मनी, यानी कि तुरंत पलायन हो जाए इनका। ऐसे ही हम सुलभ मुद्रा क्या कहेंगे? सुलभ मुद्रा क्या होती है? जिसमें आप देखोगे बाजार में उसकी डिमांड है लेकिन उसकी पूर्ति बहुत अधिक है, यानी कि बाजार में मांग की अधिक यानी कि बाजार में मांग है उससे अधिक उसकी पूर्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं? सुलभ मुद्रा कहेंगे। यानी कि सुलभ मुद्रा में क्या है? यानी मार्केट में है लेकिन उसकी डिमांड और मार्केट में रेशियो बिठाना है, तो इसकी जो पूर्ति है वो बहुत अधिक है। यानी कि पूर्ति तो बहुत अधिक है लेकिन डिमांड कम है, डिमांड कम है। समझिए, साख मुद्रा क्या कहलाती है? साख मुद्रा क्या होती है? ऐसी ऐच्छिक मुद्रा, इसे स्वीकार करने हेतु कोई भी व्यक्ति या शाखा अनिवार्य नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है, इसको मान भी सकती है। ऐसी मुद्रा जिसे वो स्वीकार भी कर सकती है और नहीं स्वीकार कर सकती, वो व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है कि ऐसी मुद्रा को हम क्या कहते हैं? साख मुद्रा कहते हैं। अब समझिए, प्लास्टिक मुद्रा क्या होता है? कोई भी बैंक या फिर कंपनी, संस्थान इत्यादि जो भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इशू करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ऐसे ही दुर्लभ मुद्रा और समझ लीजिए। दुर्लभ मुद्रा में क्या है कि बाजार में आपूर्ति की तुलना में मांग बहुत है, यानी कि मार्केट में है मनी कम लेकिन डिमांड अधिक है। और सुलभ में क्या है? मांग से अधिक मुद्रा फैल रही है चारों ओर, उसे क्या कहते हैं? सुलभ। लेकिन दुर्लभ में डिमांड अधिक है, मार्केट में मनी कम है, उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ मुद्रा कहेंगे। जैसे आपका अमेरिका का डॉलर हुआ, उसकी मांग हर जगह है। ऐसे ही आपको वैधानिक मुद्रा और याद रखनी है। वैधानिक मुद्रा कौन सी? वैधानिक मुद्रा याद रखनी है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। वैधानिक मुद्रा क्या होती है? आरबीआई द्वारा जितने भी जारी की गई मुद्रा जिसको स्वीकार करना किसी भी संस्थान, व्यक्ति
प्रत्येक के लिए अनिवार्य होता है उसे क्या कहेंगे, वैधानिक मुद्रा कहेंगे। अगला समझिए पॉइंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आगे समझेंगे हम। आगे है समितियों से रिलेटेड प्रश्न है। समिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे चलैया समिति, समितियों का प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझिए राजा चलैया समिति। राजा चलैया समिति का संबंध है किससे, टैक्स रिफॉर्म से। किससे, टैक्स रिफॉर्म से, यानी कि जितने भी टैक्स सुधार हुए हैं वो किसका संबंध है, राजा चलैया समिति का संबंध है टैक्स रिफॉर्म से। ऐसे ही प्रश्न आता है दांतेवाला कमेटी का संबंध किससे है, दांतेवाला, तो दांतेवाला कमेटी का संबंध किससे है, बेरोजगारी से है। यानी कि बेरोजगारी का अनुमान लगाने का काम किसने किया था, दांतेवाला कमेटी ने किया था। भगवती समिति, भगवती समिति का संबंध किससे है, तो भगवती कमेटी का भी संबंध किससे है, बेरोजगारी से है, बेरोजगारी, बेरोजगारी। स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी का संबंध किससे है, कौन सी कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी का संबंध है जनसंख्या पॉलिसी यानी जनसंख्या नीति से संबंधित कौन सी समिति है, स्वामीनाथन समिति है जनसंख्या नीति से। आगे समझिए, आगे आपको जितने भी आपके इस्पात कारखाने लगाए गए योजना यानी कि इस्पात कारखाने लगाए गए उनसे रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम दरअसल ये इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आपको याद रखना है ये फोर्थ पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। कब लगाया गया था, फोर्थ पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। और इसमें कुल जो लागत आई थी वो 2256 करोड़ आई थी। कितनी, 2256 करोड़ आई थी। कुल लागत कितनी आई थी, 2256 करोड़ आई थी। इसमें टोटल लागत कितनी आई, 2256 करोड़ आई थी। और ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। आगे समझिए, आपको ये और याद रखना है किस पंचवर्षीय योजना में आया था, तो विशाखापट्टनम कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, फोर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस योजना में लगाया गया, तो ये फोर्थ पंचवर्षीय योजना में लगाया गया, फोर्थ 5 ईयर प्लान में। अगला है बर्नपुर। बर्नपुर इस्पात संयंत्र किस स्टेट में है, ये है वेस्ट बंगाल में। किसमें, वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद आपको याद रखना है कि यह वेस्ट बंगाल के अलावा आपको याद रखना है कि यह निजी क्षेत्र संयंत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिकृत यह संयंत्र किसकी हेल्प से लगाया गया था, तो रूस की हेल्प से लगाया गया था। किसकी हेल्प से, रूस की हेल्प से। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि बर्नपुर किसकी हेल्प से लगाया गया था, तो वेस्ट बंगाल में है लेकिन हेल्प ली थी हमने किसकी, रूस की हेल्प ली थी बर्नपुर में। अगला समझिए बोकारो। बोकारो ऊर्जा संयंत्र सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये झारखंड में है। कहाँ पर है, झारखंड में है। और यह एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है, बोकारो है, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र। और ये थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। कब आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। कौन से प्लान में, थर्ड 5 ईयर प्लान में। और ये भी रूस की हेल्प से हमने निर्माण किया था, यानी कि रूस की हेल्प से। और ये काम करना स्टार्ट कब हुआ था, 1973 में। 1973 में ये उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था इसने। और हमने बोकारो को किसकी हेल्प से लगाया था भाई, बोकारो को हमने रूस की हेल्प से लगाया था। और इसने कार्य करना स्टार्ट कर दिया था, यानी उत्पादन करना 1973 से कर दिया था। इसके बाद आपको पॉइंट रखना है याद क्या, कि यह एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। आगे समझिए, और ये भी याद रखना है आपको कि ये थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था, यानी बोकारो किस 5 ईयर प्लान में आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान में आया था। आगे आपको समझना है दुर्गापुर। दुर्गापुर संयंत्र कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में एक और हमने बताया था कौन सा, बर्नपुर। बर्नपुर भी कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में संयंत्र है। दुर्गापुर सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। कब आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था, जो कि आपका 1956 से 61 तक चला। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि ये किसकी हेल्प से स्टेबलाइजेशन हुई थी इसकी, तो ये ब्रिटेन की हेल्प से हुई थी। किसकी, ब्रिटेन की हेल्प से हुई थी इसकी स्टेबलाइजेशन। और इसको इसका जो उत्पादन होने लगा था, यानी कि इसमें से प्रोडक्ट बनने लगे थे, उत्पादन होने लगा था, वो होने लगा था 1962 में। कब, 1962 में उत्पादन स्टार्ट हो गया था। एक बार फिर से समझिए, दुर्गापुर कहाँ पर है, एक तो वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर संयंत्र कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। और ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। किसमें, सेकंड 5 ईयर प्लान में ये आ गया था। और आपको याद रखना है क्या, 1962 में यानी 1962 में ये उत्पादन करना स्टार्ट कर गया था। आगे समझना है आपको भिलाई के बारे में। भिलाई, भिलाई सबसे पहले आपको याद आना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है भिलाई ऊर्जा संयंत्र, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये कौन से 5 ईयर प्लान में आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था ये। किसमें, सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था ये। इसके बाद आपको याद रखना है कि इसने उत्पादन करना कब से स्टार्ट किया था, 1959 में। 1959 में इसने उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था। और
ये रूस की हेल्प से आया था। किसकी हेल्प से? रूस की हेल्प से आया था। रूस की हेल्प से हमने कितने संयंत्र पढ़ लिए? रूस की हेल्प से हमने भिलाई पढ़ा। अगला हमने कौन सा पढ़ा था? बर्नपुर पढ़ा था। कौन सा? बर्नपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये भी रूस की हेल्प से आया था। और बोकारो, यानी कि बोकारो भी किसकी हेल्प से आया था? रूस की हेल्प से। बर्नपुर भी कहाँ किससे आया था? रूस से। वेस्ट बंगाल में ही दोनों हैं, बर्नपुर और बोकारो, दोनों ही कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में है। आगे समझिए, भिलाई सेकंड 5 ईयर प्लान में आया था। कौन से में? सेकंड 5 ईयर प्लान में। अब समझिए नेक्स्ट, राउरकेला, ये फर्स्ट ऊर्जा संयंत्र था और ये सेकंड 5 ईयर प्लान में आया। कब आया? सेकंड 5 ईयर प्लान में आया। आपको याद रखना है कि ये किसकी हेल्प से आया था। तो किसकी हेल्प से आया था? ये जर्मनी की हेल्प से आया था। और इसने ये जो उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया था वो 1959 में स्टार्ट किया था। 1959 में। यहाँ आपको हमने एक कुछ ऊर्जा संयंत्र बताए, इनमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखनी है? एक तो सेकंड 5 ईयर प्लान में कौन कौन से ऊर्जा संयंत्र स्टार्ट हुए, ये याद रखना है। जैसे पहले में आपका राउरकेला, भिलाई और आपको दुर्गापुर, ये तीनों सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टेबलाइजेशन हुआ था, तीनों का। किसमें? सेकंड 5 ईयर प्लान में इनका स्टेबलाइजेशन हुआ। राउरकेला उड़ीसा में है, और आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ये याद रखना है आपको। आगे समझिए, आगे समझते हैं। आगे आपको कुछ टैक्सेस के बारे में पढ़ना है, और टैक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बताना है कि टैक्स रिफॉर्म के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो वो किया गया था राजा चलैया समिति। कौन सी समिति? राजा चलैया समिति का गठन किया गया था टैक्स रिफॉर्म के लिए। अब समझिए आप, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, यानी प्रत्यक्ष टैक्स कौन सा है, और अप्रत्यक्ष टैक्स कौन सा है। इस तरीके के प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? तो सीमा कर, यानी बॉर्डर टैक्स, सेवा टैक्स, व्यय कर, बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, यानी कि ये हमारे 5 पॉइंट याद रखने हैं। सीमा कर, सेवा कर, व्यय कर, बिक्री कर, केंद्रीय कर। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो ये 4 हैं, 4। सीमा, सेवा, व्यय, बिक्री। सीमा, सेवा, व्यय, बिक्री, ये आपको 4 महत्वपूर्ण है जो इनडायरेक्ट टैक्स वाले पॉइंट से याद रखने हैं। आगे समझिए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। डायरेक्ट टैक्स में निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपदा कर, लाभांश कर, ब्याज कर और पूंजी लाभ कर, ये आपको याद रखने। कौन से? निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपदा कर, लाभांश कर, ब्याज कर, पूंजी लाभ कर, ये आपको याद रखना है। अब आगे समझिए, आगे समझते हैं हम। इतने ही क्वेश्चंस थे, लेकिन इससे पहले हम आपको 2015 की कुछ योजनाओं के बारे में बता दें। जैसे 2015 की एक महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 2014 में स्टार्ट हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में स्टार्ट हुई थी, यानी 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट हुई स्वच्छ भारत मिशन। अगली योजना जो 2014 में स्टार्ट हुई थी वो हुई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना भी कब स्टार्ट हुई थी? 2014 में। ये 2 स्कीम आपको 2014 से याद रखनी है। अब समझिए 2015 की कुछ स्कीम्स, जिसके लिए समझें इधर। 2015 की जो महत्वपूर्ण स्कीम है, जैसे अटल की बेटी। अटल की बेटी ये ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से कुछ स्कीम्स आपको याद हो जाएं। अटल की बेटी मदन के स्कूल में, अटल की बेटी मदन के स्कूल में, श्याम सर से अटल की बेटी मदन के स्कूल में श्याम सर से बीमा सुरक्षा सीखी। तो ये हमने 6-7 स्कीम लिखी हैं, 2015 में स्टार्ट हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे अटल पेंशन स्कीम 2015 में स्टार्ट हुई, जो कि 18 से 40 वर्ष के उम्र समूह के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी। इसके बाद देखिए बी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भी 2015 में स्टार्ट हुई। आगे एम से मदन मोहन मालवीय, डी आएगा इधर, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2015 में स्टार्ट हुई। एस मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना कब स्टार्ट हुई? 2015 में स्टार्ट हुई। अगला बी4 बीमा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना भी 2015 में स्टार्ट हुई। एस4 सुरक्षा बीमा योजना, कौन सी? ये तो जीवन ज्योति बीमा है, ये सुरक्षा बीमा योजना है। सुरक्षा बीमा योजना
ये भी 2015 में स्टार्ट हुई। अगली आपको याद रखनी है एग्रीकल्चर से, यानी कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एस मतलब सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना भी 2015 में स्टार्ट हुई। ये 2015 की स्कीम्स हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमने बहुत ही कम समय में रिवीजन किया है।